हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। स्वागत है आपका आज के एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में। और आज जीएसटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है टाइम ऑफ सप्लाई। क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई, कैसे आपको डिटरमिन करना है कि जीएसटी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। बट उससे पहले, टाइम ऑफ सप्लाई को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमको समझना ही क्यों है टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों लॉ मेकर्स को जरूरत पड़ी टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट जीएसटी के अंदर डालने की। देखिए, जब भी टैक्सेशन की बात होती है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा। जैसा कि टीडीएस अगर आप करते हो तो टीडीएस के अंदर काफी सारे सेक्शंस में लिखा हुआ है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जो भी अर्ली होता है उस बेसिस पर टीडीएस की टैक्सेबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है और आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्यों जरूरत हुई लॉ मेकर्स को टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट जीएसटी के अंदर लिखने की। देखिए, 31 अगस्त को मान लीजिए दो ट्रांजैक्शंस होती हैं और उन दो ट्रांजैक्शंस का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डिफरेंट है। सर ये निकलता कैसे है टाइम ऑफ सप्लाई? वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। आप ये मान के चलो 31 अगस्त को हमको दो पेमेंट मिली है, दो पार्टी से पेमेंट मिली है और एक का टाइम ऑफ सप्लाई जो आ रहा है, एक का टाइम ऑफ सप्लाई जो आ रहा है वो 31 अगस्त आ रहा है, दूसरी पार्टी का टाइम ऑफ सप्लाई जो आ रहा है वो 1 सितंबर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन ये आता है, जब आप अगस्त मंथ की जीएसटी फाइल करोगे तो जो टाइम ऑफ सप्लाई 31 अगस्त को है उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 20 ऑफ सितंबर तक, क्योंकि 20 सितंबर मान के चलते हैं आपकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है। सो जो टाइम ऑफ सप्लाई आपका 31 अगस्त को पड़ा उसकी पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ के 20 तक करनी है, दैट इज 20 सितंबर तक करनी है। वहीं अगर बात करें दूसरी ट्रांजैक्शन की, दोनों ट्रांजैक्शन आपको 31 अगस्त को रिसीव हो गई हैं, आपके बैंक अकाउंट में 31 अगस्त को आ गई हैं, लेकिन फिर भी टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स के अकॉर्डिंग, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो उनका टाइम ऑफ सप्लाई पड़ रहा है वो 1 सितंबर पड़ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमको निकालना होता है। सो जो दूसरी ट्रांजैक्शन है जिसका टाइम ऑफ सप्लाई 1 सितंबर पड़ा है, उसका जीएसटी आपको कब पे करना है? सितंबर मंथ की जीएसटी की रिटर्न के साथ। यानी जब आप सितंबर की रिटर्न फाइल करेंगे वो कब तक करनी है? 20 अक्टूबर तक करनी है। कहने का मतलब एक दिन के डिफरेंस की वजह से आपका 30 डेज का पूरा जीएसटी का साइकिल चेंज हो गया। आपको जो जीएसटी की पेमेंट मिली तो 31 अगस्त को है, लेकिन उसकी पेमेंट आपको 20 सितंबर तक नहीं करनी, क्योंकि उसका टाइम ऑफ सप्लाई नेक्स्ट मंथ में फॉल हो गया है। उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो सितंबर के अंदर है और सितंबर की रिटर्न 20 ऑफ अक्टूबर तक फाइल करनी होती है। कहने का मतलब एक दिन की वजह से पूरा एक साइकिल जीएसटी का चेंज हो गया। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है टाइम ऑफ सप्लाई को समझने की। मान लीजिए आपको पेमेंट रिसीव होती है 31 अगस्त को और जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी होती है नेक्स्ट डे यानी 1 सितंबर को। जो इनवॉइस रेज होता है वो 1 सितंबर को रेज होता है। आपको पेमेंट मिलती है 31 अगस्त को। मीनवाइल होता यह है कि 1 अगस्त से उस गुड्स का रेट जो है वो चेंज हो जाता है। मोबाइल फोन का रेट अभी कुछ ही टाइम पहले 12% से 18% में कन्वर्ट हुआ है, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, पहले 12% हुआ करता था, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लेकर के आए और उसको 18% स्लैब के अंदर जो है वो कवर कर लिया। सो मोबाइल फोन आर नाउ कवर्ड अंडर स्लैब रेट ऑफ 18% जीएसटी जो है उसके ऊपर लगाया जाता है। सो अब हमारे केस में हमको पेमेंट मिल चुकी है 31 अगस्त को, हमने इनवॉइस रेज किया 1 सितंबर को और साथ के साथ जो डिलीवरी हुई है गुड्स की वो भी 1 सितंबर को हुई है। अब बात को बहुत ही ध्यान से सुनो, अगर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई 31 अगस्त पड़ता है तो उस केस में हमारे ऊपर जो जीएसटी का रेट लगेगा वो 12% लगेगा। बोलिए राइट और रॉन्ग? राइट। अगर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई 31 अगस्त को पड़ रहा है तो 31 अगस्त को जो रेट है वही तो अप्लाई होगा और 31 अगस्त को रेट है 12%। 1 अगस्त से वो रेट जो है वो चेंज हो गया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर के आ गई, 1 अगस्त से उसके ऊपर 18% लगेगा। सो अगर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई 31 अगस्त को पड़ रहा है तो हम बच गए, हमारा 6% जीएसटी बच जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई 1 सितंबर को पड़ गया तो हमको 18% जीएसटी देना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर।
क्योंकि फर्स्ट जो सितंबर से वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी और अगर 1 सितंबर को टाइम ऑफ सप्लाई पड़ा तो हमको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। बोलिए राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट सर। टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट समझ में आई। अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई करेक्टली नहीं निकालोगे तो हो सकता है आप गलत रेट से जीएसटी चार्ज करो और गलत रेट से गवर्नमेंट को जीएसटी पे करो। इसलिए इंपॉर्टेंट है करेक्ट टाइम ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग टैक्स की पेमेंट करना। चलिए चलते हैं, लॉ के कौन से सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट का, सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13। ये दो सेक्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 12 के अंदर हमको पढ़ने को मिलता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन नंबर 13 के अंदर हमको पढ़ने को मिलता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और इसी के साथ साथ दोनों केसेस में हम पढ़ते हैं एक नॉर्मल चार्ज होता है, एक रिवर्स चार्ज होता है। सर रिवर्स चार्ज क्या होता है? जब रिसिपेंट को जीएसटी की पेमेंट, जब टैक्स लायबिलिटी सप्लायर से जो है रिवर्स होकर के रिसिपेंट पे आ जाती है तो उसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दोनों का ही टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग होता है दोनों ही केसेस में, वो भी हम इन सेक्शंस के अंदर ही कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने अपने सेशंस के अंदर क्या क्या कवर कर लिया, एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लो। सेक्शन नंबर 7 में हम पढ़ के आए थे सारे सीजीएसटी एक्ट हैं। सेक्शन नंबर 7 में हम पढ़ करके आए थे सप्लाई का मतलब क्या होता है। सेक्शन नंबर 8 हमको बताता है कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के ऊपर किस रेट से टैक्स चार्ज किया जाएगा। सेक्शन 9 बात करता है लेवी एंड कलेक्शन की, चार्जेबिलिटी की जो बात होती है वो सेक्शन 9 के अंदर की जाती है। और आरसीएम जो होता है वो भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, इन दो सबसेक्शन के अंदर आरसीएम की बात होती है। सेक्शन नंबर 10 के अंदर कंपोजिशन लेवी आती है जो कि अब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी अवेलेबल है। स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कंपोजिशन लेवी एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 11 जो कि एग्जम्पशंस की बात करता है। गवर्नमेंट को पावर दी हुई है कि वो कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज को और स्पेसिफाइड गुड्स को एग्जम्प्ट कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12 एंड 13 जो कि आज हम कवर करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 30 रिस्पेक्टिवली। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको बेयर एक्ट से, जो हमारा सीजीएसटी का एक्ट है, वहां से डिस्कस करेंगे। फिर आपको क्विक रिकैप अपने नोट से मैं कराऊंगा और फिर चलेंगे लास्टली कंक्लूजन की तरफ। चलिए सेक्शन नंबर 12 सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 12 को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 12 जो है वो गुड्स की बात करता है। और सेक्शन नंबर 13 जो नीचे है, सेक्शन नंबर 30 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्यों लॉ मेकर्स ने इन दो सेक्शंस को यहां पर इनकॉर्पोरेट किया है। चलिए, द लायबिलिटी टू पे टैक्स, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आपका 31, अब यहां पर पॉइंट को समझो, एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर 31 अगस्त को आपका टाइम ऑफ सप्लाई पड़ रहा है, तो 31 अगस्त की जो जीएसटी की ड्यू डेट है वो 20 सितंबर है, राइट। लेकिन अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई 31 अगस्त की जगह 1 सितंबर पड़ रहा है तो सितंबर मंथ की ड्यू डेट 20 अक्टूबर है। ठीक है, एक दिन के डिफरेंस की वजह से आपका एक पूरा साइकिल चेंज हो गया। या फिर सिमिलरली आप लेके चलें कि अगर 1 तारीख को रेट हमारा चेंज हो गया है तो वहां पर भी जो है इफेक्ट पड़ेगा। हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस गुड्स की या उस सर्विस की टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, जिससे कि हम करेक्ट जीएसटी का रेट उसके ऊपर चार्ज कर सके। ठीक है, क्योंकि हमको जो टैक्स पे करना होता है, टैक्सेबिलिटी जो अराइज होती है वो होती है टाइम ऑफ सप्लाई जब होगा तब, एज डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शंस। और यहां पर गुड्स की बात है, टैक्स ऑन गुड्स की बात की जा रही है। सबसेक्शन नंबर 2 देखिए, ये हमारा सबसेक्शन नंबर 1 था। सबसेक्शन 2 है द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इन दोनों डेट्स में से जो भी अर्ली होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। पढ़ते हैं क्या है, ये लॉ की लैंग्वेज है, हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो। मैं आपको नोट से भी थोड़ी देर में स्टडी करा दूंगा, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्लॉज नंबर ए देखिए, ये हमारा क्लॉज नंबर ए है।
The date of issuance of invoice by the supplier or the last date on which he is required under section number 31। अब रुको यहां पर, सेक्शन नंबर 31 किस चीज का होता है? सेक्शन नंबर 31 इनवॉइस रेज करने के रिलेटेड जो है गाइडलाइंस जो दी हुई है वो सेक्शन नंबर 31 के अंदर दी हुई है। टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, यानी पहले पॉइंट में क्या बताया हुआ है? द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस बाय द सप्लायर। इनवॉइस कौन इशू करेगा? जो सप्लायर, मतलब जो सेल करेगा वही तो इनवॉइस इशू करेगा, राइट? वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सप्लायर जब इशू करेगा इनवॉइस, और दो हैं यहां पर, एक तो हमारा ये हो गया, और देखिए और के बाद द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 31। देखो अब होता क्या है, मान लीजिए सेल करी, सप्लायर ने इनवॉइस ही इशू नहीं किया, सेल भी हो गई, सब कुछ हो गया, और सप्लायर ने इनवॉइस ही इशू नहीं करा, सप्लायर ने इनवॉइस इशू नहीं करा। तो यहां पर लॉ मेकर ने बोला, तो भाई वहां पर तो टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं हो पाएगी ना। ऊपर देखो टैक्सेबिलिटी आपकी अराइज कब होगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। तो लॉ मेकर ने बोला कि और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 बोलता है, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे सेक्शन 31। सेक्शन 31 के अंदर टाइम लिमिट स्पेसिफाई की हुई है कि भाई अगर आपको एक इनवॉइस बनाना है तो वो कब तक, आप ये स्पेसिफाइड टाइम है। गुड्स के केस में ये टाइम है, सर्विसेज के केस में इतने दिन के अंदर बनाना है, गुड्स के केस में इस टाइम पे बनाना है। वैसे गुड्स के केस में आपको बता ही देता हूं साथ के साथ, गुड्स के केस में अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जा रहा है, तो रिमूवल ऑफ गुड्स जो है वो हमारा यहां पर जो है उस वो डेट यहां पर डिफाइन की हुई है। तो कहने का मतलब इनवॉइस की डेट या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो रिमूवल ऑफ गुड्स जब वो हुआ वेयर हाउस से, फैक्ट्री से या ऑफिस से, कहीं से भी, जब गुड्स का रिमूवल हो रहा है, सो उस डेट पर, वो डेट यहां पर ली जाती है गुड्स के केस में। लेकिन यहां पर एक केस और आता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि रिमूवल नहीं हुआ। मान लीजिए वेयर हाउस में मेरा जो है माल रखा हुआ था और मैंने किसी थर्ड पर्सन को माल वो सेल कर दिया, लेकिन वो गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई, माल मेरा वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ है। मैंने खाली क्या किया, इनवॉइस भेज दिया, खाली डॉक्यूमेंटेशन करा, टाइटल ट्रांसफर करा, और डिलीवर जो है, डिलीवरी मेरी वहीं की वहीं है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा एक कंसेप्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जब टाइटल ट्रांसफर हो गया है बट गुड्स हमारी वहीं की वहीं है, हमने खाली डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करे जिसकी वजह से टाइटल तो ट्रांसफर हो गया बट एक्चुअल डिलीवरी गुड्स की नहीं हुई है। लेकिन यहां पर ये मान लिया जाता है कि डिलीवरी जो है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो गई है। सो जब वो इनवॉइस इशू किया जाएगा, जब वो डिलीवरी होगी, मतलब डीम्ड डिलीवरी जो होगी, एक्चुअल डिलीवरी तो वहां पर नहीं होगी, लेकिन जो डीम्ड डिलीवरी होगी उसी को मान लिया जाएगा आपका डेट जब आपको इनवॉइस इशू करना है। सो कहने का मतलब जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो रिमूवल ऑफ गुड्स, और जब मूवमेंट ऑफ गुड पॉसिबल नहीं है, जैसे हमने वेयर हाउस वाला एग्जांपल लिया, तो जब वहां पर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जब डिलीवरी की जाएगी, उस डेट को माना जाएगा कि आपको उस डेट पे इनवॉइस जो है वो रेज करना है। ठीक है, सो या तो इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 31 टू इश्यू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 1 सितंबर को इनवॉइस इशू हुआ। इनवॉइस जो हमारा इशू हुआ वो 1 सितंबर को हमारा इनवॉइस इशू हो गया, लेकिन गुड्स की जो डिलीवरी हुई वो हमारी हुई थी 31 अगस्त को। 31 अगस्त को हमने माल भेज दिया था, अगले दिन 1 सितंबर को हमने क्या किया, इनवॉइस बना करके मेल के थ्रू भेज दिया पार्टी को, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। तो गुड्स भी हमारी 31 को डिलीवर हुई और इनवॉइस 1 सितंबर को हमारा डिलीवर हुआ। अब यहां पर बात को समझिए, यहां पर पहले वाले पॉइंट के अंदर अब बात को समझो। द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस क्या है? 1 सितंबर है हमारा डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 बोलता है क्योंकि गुड्स की रिमूवल है, तो जब गुड्स रिमूव हुई है तब, तो गुड्स हमारी रिमूव कब हुई थी? 31 अगस्त को वो गुड्स रिमूव हुई थी। नाउ अब यहां पर देखो केस हुआ क्या है। 1 सितंबर को वैसे आपने इनवॉइस इशू किया है, तो आप अपनी बुक्स में टैली के अंदर देखोगे तो आपको यह दिखेगा कि भाई 1 सितंबर में आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बन रही है, क्योंकि आपने जो एंट्री की होगी वो तो 1 सितंबर में की होगी ना। 1 सितंबर का जो बिल है वो आप 1 सितंबर के अंदर डालोगे अपनी बुक्स के अंदर, लेकिन आपकी बुक्स में जीएसटी भी वो है सितंबर मंथ में आ रहा होगा। बट बात को ध्यान से सुन लो, क्योंकि 31 अगस्त को एज पर सेक्शन 31 आपकी जो डिलीवरी हुई है
आपको जो इनवॉइस इशू करना है वो मान लिया जाएगा। लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू अंडर सेक्शन 31 जो 31 अगस्त है। तो भले ही आपने बुक्स में उसको डाल रखा हो 1 सितंबर के अंदर, बट जो सेकंड वाला पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग 31 अगस्त को आपकी टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आती है। और दोनों में से जो भी अर्लियर है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो यहां पर अर्लियर 31 अगस्त है। तो जब भी आप बुक्स देख रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि अगर गुड्स का केस है तो वो डिलीवरी उसकी कब हुई है। डिलीवरी नोट जो होता है, डिलीवरी चालान होता है, उसकी डेट को भी एक बार चेक जरूर कर लीजिए। वैसे जनरली प्रैक्टिकली बात करूं तो दोनों जनरली सेम ही होती हैं, लेकिन फिर भी अगर डिलीवरी नोट जो है उसके अंदर डेट डिफरेंस है, इनवॉइस के अंदर डेट डिफरेंस है, तो जरूर एक बार चेक जरूर कर लेना कि ये वाला केस ना बन रहा हो। क्योंकि यहां से अगर देखो 1 और 31 में पड़ गया तो वहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिफर कर सकता है और आपके टैक्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है ना। सो अगर आप इसका सितंबर में पे कर रहे हो तो एज पर लॉ आप जो है उसको लेट पे कर रहे हो, आपने 1 महीना डिले कर दिया, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और अब यहां पर ये 2 पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझ लिए, लेकिन इसके बाद बोलता है एक पॉइंट और हमको समझना है, और द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा उस पे जो है आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा गुड्स के केस में। अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए। द डेट ऑन विच द यहां पर एक नोटिफिकेशन आई थी 66/2017 जो कि हमको जरूर डिस्कस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ था कि गुड्स के केस में, बात को ध्यान से सुनना, गुड्स के केस में पेमेंट जो है उसको आप इग्नोर करेंगे। पेमेंट वाला जो है उसको आप इग्नोर कर दो। तो हम गुड्स वाला केस पढ़ रहे हैं, तो इस नोटिफिकेशन की वजह से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अभी जो है वो कट हो चुका है, हमको इसको इग्नोर करना होता है। यानी इस केस में अगर मैं बात करूं, मुझे जो इसकी पेमेंट है मान लीजिए वो और भी एडवांस में मिल गई है। 25 अगस्त को मेरे को पेमेंट मिल गई है, जो मैं सेल करूंगा 25 अगस्त को मुझे पेमेंट मिली, 31 अगस्त को मैंने माल भेज दिया, 1 तारीख को मैंने इनवॉइस बना करके भेज दिया। पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैं लॉ को पढ़ूं तो मुझे समझ में ये आता है कि तीनों में से जो भी अर्लियर है यानी 25 अगस्त, लेकिन इस नोटिफिकेशन को भी जब मैं साथ में पढ़ता हूं तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि गुड्स के केस में पेमेंट को आपको इग्नोर करना है, कंपोजिशन सप्लाई को छोड़ के। कंपोजिट सप्लायर जो होता है उसको छोड़ करके वो है तो आपकी 25 अगस्त ही मानी जाएगी अगर आप एक कंपोजिट सप्लायर हैं। लेकिन अदर देन कंपोजिट सप्लायर है, नॉर्मल है, तो आपको ये वाली डेट जो है ना, यानी पेमेंट वाली डेट जो है, इसको आपको इग्नोर करना है, इस पर कांटा लगा दो। बाकी जो डेट्स निकल करके आई, जो यानी क्लॉज ए के अंदर जो 2 डेट निकल के आई, उन दोनों में से जो भी अर्ली है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्या कर सकते हो, टैक्स की पेमेंट कर सकते हो रिस्पेक्टिव मंथ के अंदर। पॉइंट क्लियर हो गया गुड्स के केस में? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, प्रोवाइडेड दैट, अब एक प्रोविजो को पढ़िए। Provided that where the supplier of taxable good receive an amount up to 1000 in excess of the amount, in excess of the amount। मान लीजिए जो इनवॉइस था हमारा 1 लाख रुपए का इनवॉइस था, लेकिन जो हमको पेमेंट आई ना आगे से, गलती से उन्होंने 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपीज, उन्होंने 500 का हमको जो है शगुन बोलते हैं ना, शगुन, तो 500 रुपीज का हमको उन्होंने शगुन के तौर पर हमको जो है एक्स्ट्रा दे दिया। तो लॉ मेकर ने बोला जो एक्सेस अमाउंट आया है, अब यहां पर एडवांस की बात नहीं हो रही है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, एडवांस की बात नहीं हो रही है। बात यहां पर ये ट्रीटमेंट किसका बताया जा रहा है, यहां पर जो ट्रीटमेंट बताया है वो एक्सेस अमाउंट का बताया है, एक्सेस अमाउंट का। यानी 1 लाख रुपए का इनवॉइस था, जो हमने गुड्स भेजा वो 1 लाख रुपए का था, जो इनवॉइस था वो भी 1 लाख रुपए का था, लेकिन पेमेंट जो हमारे पास आई है वो एक्सेस आई है, यानी जितने की सप्लाई थी उसके अबव आई है, 1,05,000 रुपए आई है, तो 500 रुपीज एक्स्ट्रा है। लॉ मेकर ने बोला कि जो अमाउंट एक्स्ट्रा आया है अगर वो 1000 तक है, अप टू 1000 रुपी है, इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटिंग इन द इनवॉइस। हमारे इनवॉइस में कितना था बोलो, 1 लाख रुपए था, और हमको एक्सेस 1000 नहीं, हमको तो 1000 से कम ही मिले हैं, 500 ही मिले हैं हमको तो एक्सेस। द टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए। द टाइम, अब ये जो टाइम ऑफ सप्लाई डिफाइन किया जा रहा है ना, ये इन 500 रुपए के लिए किया जा रहा है कि उन 500 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। क्या वही मान ले जो सप्लाई हमारी 1 लाख रुपए के लिए है, क्या उसी को हम 500 रुपए के लिए मान ले? देखो पढ़ो, इसको समझो।
बोल रहा था टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंड ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, यानी 500 रुपए की बात हो रही है खाली। ये जो प्रोविजो है, ये प्रोविजो खाली जो 500 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिले ना, उस 500 रुपए की बात कर रहा है। 1 लाख रुपए तो हम यहां पढ़ चुके हैं। 1 लाख रुपए का जो हमने गुड सप्लाई की है, उसके रिस्पेक्ट में आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ के तो आ गए, ये पढ़ के तो आगे ना, इसके अकॉर्डिंग निकाल लो। लेकिन जो 500 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? उसके लिए आपको ये प्रोविजो पढ़ना पड़ेगा। सो प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड रिसीव एन अमाउंट अप टू 1000 रुपी, तो क्या आपको 1000 तक एक्सेस मिला है? यस, हमको तो 500 मिला है, जो कि 1000 के अंडर है। इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटिंग इन द टैक्स इनवॉइस द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंड ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, टू द एक्सटेंड ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, यानी वो 500 रुपीज की बात की जा रही है यहां पर। shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount, यानी मान लीजिए 500 रुपए मेरे को मिल गए, लेकिन मैंने 2 महीने के बाद एक और इनवॉइस बनाया और उस इनवॉइस में मैंने एडजस्ट करे। इसके रिस्पेक्ट में जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला ना, मैंने बोला कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, रिफंड मत लो, आप रिफंड मत लो, जो 2 महीने बाद मैं आपको सेल करूंगा उसमें ये एडजस्ट करवा लेना। यानी मेरे को ये अगली जो सेल है उसका एक तरीके से एडवांस मिल गया। तो लॉ मेकर ने कहा है कि मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ये ऑप्शन है कि जब इसका इनवॉइस इश्यू होगा, बी द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, तो यानी उस 500 के रिस्पेक्ट में, अब हो सकता है जो अगला इनवॉइस हो वो 5 लाख रुपए का हो, लेकिन उस 5 लाख में मुझे पेमेंट कितने की आएगी? 4,99,500 रुपए की आएगी ना। तो ये जो 500 रुपए है, इन्होंने बोला है कि उस डेट को, जो वो इनवॉइस की डेट है, वो आप मान सकते हो। लेकिन यहां पर ऑप्शन दिया है। ऑप्शन का मतलब क्या है? एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, कि अगर मैं चाहूं तो इस 500 का जो है, जो मैंने 1 लाख रुपए की जो टाइम ऑफ सप्लाई आई है, जो टाइम ऑफ सप्लाई 1 लाख रुपए की आई है, वही टाइम ऑफ सप्लाई आप 500 रुपए की भी मांग सकते हो, क्योंकि यहां पर ऑप्शन दिया है। देखो, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपके बेनिफिट के लिए ये। और बेनिफिट कहाँ है मेरा? कि भाई जब 2 महीने बाद मैं इनवॉइस रेज करूं, वहां पर मैं जो इसको एडजस्ट कर लूंगा, वहां पर इसका टैक्स दे दूंगा। मैं अभी से 500 रुपए के ऊपर क्यों टैक्स दूं? बात समझ गए ना? तो ऑप्शन जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते ऑप्शन को एक्सरसाइज, तो क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं होगा, तो पूरा 1,05,000 रुपए के ऊपर जो भी 500 रुपए एक्स्ट्रा मिला, इसको मान लो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है और इसके ऊपर टैक्स दे दो, इसके ऊपर टैक्स दे दो। ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन जनरली मैं क्यों करूंगा? मैं तो जब इनवॉइस रेज करूंगा तब जाकर के इसका टैक्स जो भी बनेगा वो एडजस्ट कर लेंगे वहां पर जाकर के। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। लेकिन ये ऑप्शन तभी है, ये ऑप्शन आपके पास तभी तक है जब तक आपको 1,000 रुपए का एडवांस मिला है, जब तक आपको 1,000 रुपए का एक्सेस मिला है। 1,000 रुपए का एक्सेस मिला, एडवांस नहीं, मैं गलत वर्डिंग यूज कर रहा हूं। 1,000 रुपए का एक्सेस अमाउंट मिला है। मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए का मैंने इनवॉइस रेज किया, मुझे 1,02,000 रुपए मिले, 1,02,000 रुपए की पेमेंट आ गई। तो वो जो 2,000 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट आई है, अब मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को अब क्या मानना पड़ेगा? अब 2,000 की जो एक्स्ट्रा पेमेंट आई है, ये मान लो कि वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, 18% रेट है। तो क्या करो आप, जो 2,000 आपका एक्स्ट्रा आया है डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18। सर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई मेरे को, मैं समझाता हूं। देखो, 1 लाख रुपए तो क्लियर है, 1 लाख रुपए के ऊपर तो जीएसटी आया ही आया होगा। 1 लाख रुपए और 18% वो तो आया ही आया होगा। 2 लाख ये एक्स्ट्रा है, देखो 1 लाख प्लस 18,000, ये तो आया ही आया होगा। तो 1,18,000 मेरे को आना चाहिए था, राइट? 1,18 आना चाहिए था। मान लीजिए अकाउंटेंट ने मिस्टेक कर दिया, जो भी कुछ कर दिया, मेरे पास जो पेमेंट आई वो 1,20,000 रुपए की आई। एग्जाम्पल क्लियर है? 1 लाख की मैंने गुड सेल करी, 18,000 का जीएसटी था, 1,18,000 की पेमेंट मुझे लेनी थी, लेकिन मेरे पास गलती से पेमेंट आ गई 1,20,000 रुपए की। मैंने ये प्रोविजो आकर के पढ़ा, तो प्रोविजन में लिखा था 1,000 तक का आपके पास ऑप्शन होता है। 1,000 से ज्यादा आई है, मेरे पास तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, तो मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं। अब मैं क्या करूं? अब इस 2,000 के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पर क्या 2,000 के ऊपर आप टैक्स दोगे? आंसर इज नो। क्यों सर, 2,000 के ऊपर टैक्स क्यों नहीं देंगे? यार एक बात बताओ, आप अपनी जेब से टैक्स दोगे क्या? नहीं, आप तो टैक्स उसी में से दोगे ना जो आगे से आपने कलेक्ट किया। मैंने कितना कलेक्ट किया? 2,000। तो आप ये मान लो कि वो 2,000 रुपए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? आप ये मान लो कि वो 2,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं और 2,000 डिवाइडेड बाय
118, तो ये कितना हो गया 100% मल्टीप्लाई बाय 18%, तो जो जीएसटी है वो आपका निकल करके आ जाएगा और बाकी जो है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। दोनों को टोटल कर दो 18,000 ये, और जो ये वैल्यू आएगी मान लीजिए एक्स वैल्यू आएगी, तो इन दोनों को टोटल कर दो, वो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, कि वहां पे आपका ऑप्शन खत्म हो गया ना। वहीं पर अगर ये मेरे पास मान लीजिए 700 रुपये आते, तो 700 रुपये की केस में मुझे यहां पर पे करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो 2 महीने बाद जब मैं इनवॉइस बनाता वहां पे उसकी एडजस्टमेंट कर लेता। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ये एक्सेस अमाउंट से रिलेटेड आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है वो यहां पर बताई हुई है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। थर्ड देखो, सबसेक्शन जो हमारा थर्ड है इसको डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। नॉर्मल चार्ज हमने पढ़ लिया, नॉर्मल चार्ज के अंदर क्या होगा भाई, नॉर्मल चार्ज के अंदर तो हम सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ के आ गए हैं ऊपर कि डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस या फिर सेक्शन 31 में, सेक्शन 31 की जो लास्ट डेट है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, उस दिन माना जाएगा, सप्लाई उस दिन हुई है। हमको यही तो आइडेंटिफाई करना है ना बेसिकली, सप्लाई किस दिन हुई है वही निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है यहां पर। तो नॉर्मल चार्ज के बेसिस पे तो हम ऊपर पढ़ के आ गए। अब बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। रिवर्स चार्ज के अंदर कैसे आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। रिवर्स चार्ज के अंदर जो जीएसटी पे करना होता है वो किसको पे करना होता है, रिसिपेंट को पे करना होता है। ध्यान से समझना बातों को। ऊपर नॉर्मल चार्ज के अंदर ये जो जीएसटी पे करना है किसको पे करना है, ये पे करना है सप्लायर को, क्योंकि ये नॉर्मल चार्ज है। नॉर्मल चार्ज में जो सेल करता है यानी जो सप्लायर है उसको जीएसटी चार्ज करना होता है। रिवर्स चार्ज के अंदर जो रिसिपेंट है, जो गुड्स एंड सर्विस को रिसीव, अभी तो गुड्स ही पढ़ रहे हैं, तो जो गुड्स को रिसीव कर रहा है उसको कब जो है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी वो यहां पर सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। पढ़ लो कौन कौन सी डेट्स हैं। पहला है द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, यानी जब आपको गुड्स रिसीव हुई हैं। सेकेंड है डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट और the date on which the payment is debited in his bank's account whichever is earlier। यानी दूसरे पॉइंट में आपको दो चीजें देखनी है। दूसरे पॉइंट में क्या देखनी है कि आपने जिस दिन पेमेंट बुक्स के अंदर एंटर करी और जिस दिन एक्चुअली में पेमेंट जो है वो हुई है। मान लीजिए 31 अगस्त को हमने पेमेंट कर दी और हमने बुक्स में चढ़ा दी, 31 अगस्त को पेमेंट हो गई, ठीक है, ये हमने अपनी बुक्स में चढ़ा दी, बुक्स में। लेकिन 31 को बैंक की वजह से कोई बैंक में इश्यू आ गया तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो पाई। वो ट्रांजैक्शन कब हुई, अगले दिन प्रोसेस हुई। आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हो, एनईएफटी भी करते हो तो कभी कभी इश्यू आ जाते हैं, तो हो सकता है एक दिन का टाइम आज नहीं हो पाया और वो कल जाकर के ट्रांजेक्शन हुई। तो बैंक से कब डेबिट हुआ, बैंक से मान लीजिए 1 सितंबर को, 31 अगस्त के बाद आपका 1 सितंबर को जो है वो पेमेंट बैंक से क्या हुई, रिसिपेंट के बैंक से डेबिट हुई। डेबिट होगी ना, क्रेडिट थोड़ी होगी, पेमेंट कर रहा है वो। रिसिपेंट जो है वो पेमेंट करेगा ना, उसने गुड्स परचेज करी है तो उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है दोनों में से जो भी अर्लियर होगा यानी 31 अगस्त वो डेट हमारी मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर उल्टा केस है, मान लीजिए 31 अगस्त को बैंक से डेबिट हो गया लेकिन हमने बुक्स में एंट्री जो करी है वो 1 सितंबर को करी है, तो उस केस में भी जो अर्ली होगा यानी 31 अगस्त जो है वो डेट हमको लेनी पड़ेगी पॉइंट बी में। पहला पॉइंट है रिसीट ऑफ गुड्स, ये तो सिंपल है, यहाँ कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मुझे गुड्स रिसीव हुई पहली डेट वो आ जाएगी। दूसरी डेट आपकी जब आपने पेमेंट करी बुक्स के अंदर जब दिखाई या फिर जब बैंक से डेबिट हुई, दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो लेना है आपको। एंड थर्ड पॉइंट है द डेट इमीडिएट फॉलोइंग द 30 days फ्रॉम द इशुएंस ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन ल्यू देयर ऑफ बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जो इनवॉइस इश्यू कराना हो, यहां पर रिसिपेंट को पे करना है, तो सप्लायर जब आपको गुड्स भेज रहा है, तो हो सकता है उसने आपको इनवॉइस इशू किया हो। टैक्स इनवॉइस तो देखो हो सकता है ना इशू किया हो क्योंकि आरसीएम लग रहा है तो आपको टैक्स पे करना है। हो सकता है टैक्स इनवॉइस ना इशू किया हो, इसलिए लॉ मेकर ने वर्डिंग कितनी अच्छी यूज की है, देखो समझो ध्यान से। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। मान लीजिए आपने उसको
बिल ऑफ सप्लाई दी है उसने खाली आपको, या खाली एक डॉक्यूमेंट दे दिया, क्योंकि उसके ऊपर तो लग नहीं रहा ना जीएसटी, जीएसटी तो आपको पे करना है, तो वो कंप्लाई नहीं भी कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉ मेकर ने बोला चाहे वो इनवॉइस हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, उस डॉक्यूमेंट की डेट आपको लेके चलनी है, और उस डॉक्यूमेंट से 31st डे, उस डॉक्यूमेंट से इमीडिएट फॉलोइंग 30 डेज का मतलब क्या हुआ, 30 डेज का अगला दिन, सो यानी 31st डे ऑफ दैट डेट, जो डेट इनवॉइस के अंदर है या उस डॉक्यूमेंट के अंदर है, उसका जो 31st डेट है वो लेके आपको चलनी है। और इन तीनों में से जो भी अर्लियर है, अर्लीस्ट, जो भी इन तीनों में से क्या है, अर्लीस्ट है, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द आरसीएम। ठीक है, इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 14 अगस्त को मुझे गुड्स रिसीव हो गया, गुड्स मेरे को रिसीव हो गया 14 अगस्त को, 14 अगस्त को गुड्स रिसीव हुआ, और इसका जो बैंक में पेमेंट कब हुई है, बैंक से पेमेंट जो हमने करी वो कर दी है 25 अगस्त को, इसकी पेमेंट कर दी है 25 अगस्त को इसकी पेमेंट कर दी है। लेकिन बुक्स में हमने इसको 13 अगस्त को दिखा दिया था कि 13 अगस्त को हमने इसकी पेमेंट कर दी है, ये हमने बुक्स के अंदर दिखा दिया था। कहाँ, अपनी बुक्स के अंदर, और ये जो पेमेंट है ये बैंक के अंदर जो एक्चुअल पेमेंट हुई है वो 25 को हुई है। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं सारे। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट हमको देखना है 31st डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस की डेट क्या है, 14 अगस्त की इनवॉइस की डेट है, जब गुड्स आया तो ऑब्वियसली साथ में कोई डॉक्यूमेंट तो आएगा ही आएगा, तो मान लीजिए जो इनवॉइस की डेट है वो भी 14 अगस्त है। सो पहला पॉइंट हमारा, पहली डेट बताओ, द डेट ऑन रिसीट ऑफ गुड्स। तो गुड्स हमको रिसीव हुई है 14 अगस्त को, पहली डेट आई 14 अगस्त। दूसरी डेट आई द डेट ऑन पेमेंट, तो पेमेंट की डेट क्या है, एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट जो एंटर हुई है वो कब हुई है, 13 अगस्त को हो चुकी है। और सेकेंड है डेट ऑन विच डेबिट इन द बैंक अकाउंट, में डेबिट कब हुई है, वो बैंक अकाउंट में बताओ डेबिट कब हुई है, बैंक में ये वाला पॉइंट है, यानी 25 अगस्त को वो बैंक में डेबिट हुई है, 25 अगस्त को बैंक में डेबिट हुई है। एंड द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, यानी 31st डेट ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस हमको इशू हुआ था 14 अगस्त को। अब इसमें 30 डेज पहले तो आप ऐड करो, तो 14 अगस्त में अगर आप 30 डेज ऐड करोगे तो कितना हो गया, 14 प्लस 30 डेज कर दो तो हमारे 16 डेज तो यहाँ पर हो गए, 17 डेज हो गए अगस्त के, 17 डेज अगस्त के हो गए। और उसके बाद कितने डेज ऐड करने हैं, 30 डेज से इमीडिएट वाला होगा ना, तो इसमें से 17 डेज माइनस करो। अगस्त कितने का होता है, अगस्त हमारा 31 का होता है ना, तो 31 में से 14 अगर आप माइनस करोगे, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन एक बार समझा देता हूँ ये डिटेल में। देखिए 31 का अगस्त है, 31 में से 14 डेज ये निकाल दो आप, कितने बचेंगे आपके, 31 डेज में से 10, 11 और 6, 17 डेज बचेंगे। ठीक है, आपको 30 दिन लेने हैं, ये लिखा हुआ है ना 30 दिन, 30 दिन का जो अगला दिन है। तो यहाँ पर आप क्या करो, 30 में से 17 दिन आप माइनस करोगे, कितने दिन बचेंगे यहाँ पर आपके, 10 और 3 13, 14th आएगा यहाँ पर भी। तो ये वाली जो हमारी डेट आएगी ये कितनी आएगी, एक मिनट यहाँ पर मैं डेट डालता हूँ एक्चुअल, 14 सितंबर, सॉरी सितंबर हो गया ना नेक्स्ट मंथ, सो 14 सितंबर आपका यहाँ पर आएगा, ये डेट निकल करके आएगी। अब इन चारों डेट में से 14 सितंबर, 25 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त में से जो अर्लीस्ट है वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। सो अर्लीस्ट है 13 अगस्त, 13 अगस्त के बेसिस पर आपको अगस्त के बाद 20 सितंबर तक आपको इसका जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 13 अगस्त जो है वो आ जाएगा। बोलिए पॉइंट क्लियर हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई आपका क्या होगा। यस सर। सो गुड्स के केस में हमने पढ़ लिया आरसीएम में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लॉज ए बी सी, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई। मान लीजिए ये सारी डेट्स आपको मिल ही नहीं रही है, ऐसी ट्रांजेक्शन है कि डेट्स ही हमको पता नहीं चल पा रही हैं और आरसीएम एप्लीकेबल है, तो उस केस में रिसिपेंट ने अपनी बुक्स में डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब उसने अपनी बुक्स में एंट्री की है उसकी, उस डेट को मान लिया जाएगा कि वो टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है, फोर्थ क्लॉज देखो, ये हमारा आरसीएम वाला भी क्लियर हो गया।
क्लॉज नहीं, सॉरी, सेक्शन नंबर 4 है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय सप्लायर, वाउचर वाला केस देख लो, वाउचर के केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी ए बी, ए है द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइड एट दैट पॉइंट। सर इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप जो है बर्गर खाने जाते हैं मैकडॉनल्ड्स में आप बर्गर खाने गए, आपने एक बर्गर लिया, सो बर्गर के साथ में उन्होंने गिफ्ट वाउचर दिया, उसमें लिखा हुआ था 30 डेज तक अगर आप हमसे फ्रेंच फ्राइज परचेज करेंगे, पॉइंट को ध्यान से सुनो, 30 डेज तक अगर आप हमसे फ्रेंच फ्राइज परचेज करेंगे और आप ये वाउचर दिखा देते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा उन फ्रेंच फ्राइज के ऊपर। प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं। कहने का मतलब जो मुझे वाउचर मिला क्या सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, क्या सप्लाई मिलेगी मुझे, तो यस मेरे केस में आइडेंटिफाइबल है, मुझे क्या मिलेंगे, फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, फ्रेंच फ्राइज, उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब अगर फ्रेंच फ्राइज मीडियम साइज के हैं, उसका रेट कितना है, 200 रुपए है, तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 100 का डिस्काउंट मिलेगा और 100 रुपीज मेरे को पे करने पड़ेंगे। कहने का मतलब वो वाउचर, क्वेश्चन मेरा ये, क्या वो वाउचर आइडेंटिफाइबल है, यस वो वाउचर आइडेंटिफाइबल है। फ्रेंच फ्राइज का ही यूज कर सकता हूं मैं, फ्रेंच फ्राइज लेने के लिए मैं यूज कर सकता हूं, मैं जाकर बोलूंगा कि मुझे आप एक दूसरा बर्गर दे दो या दूसरे बर्गर पे डिस्काउंट दे दो, तो वो मैकडॉनल्ड वाले नहीं देंगे, क्योंकि उस कूपन, वो जो कूपन है, वो जो वाउचर है, वो स्पेसिफिकली फ्रेंच फ्राइज के लिए है, वहां मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना, उसका 50% जो है वो आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। कहने का मतलब सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल है। तो डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ वाउचर, यानी जब वो वाउचर इशू किया गया, उस दिन ही मान लिया जाएगा कि भाई क्या है, उस दिन ही मान लिया जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई आपका वही है, दूसरा केस आता है द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। ऑल अदर केसेस का मतलब क्या हुआ, जहां पर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है। मैं मैकडॉनल्ड से बर्गर खाने गया, उन्होंने बोला न्यू ईयर का हमारा एक कोई ऑफर चल रहा है, आप अगर हमसे बर्गर लेते हैं तो बर्गर के साथ में आपको एक कूपन देंगे, वाउचर देंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप विजिट करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कितने का भी खाएंगे, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। अब मैं मैकडॉनल्ड में बर्गर खाने गया, तो मान लो न्यू ईयर पे गया, तो न्यू ईयर का एक ऑफर चल रहा था कि अगर आप ये मिड डे मील लेंगे या ये वाली मील लेंगे, तो इस मील के साथ में आपको एक वाउचर मिलेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाने आएंगे, कुछ भी खाने आएंगे, कितने का भी खाने आएंगे, 10% का डिस्काउंट आपको एडिशनल मिल जाएगा इस वाउचर की हेल्प से। कहने का मतलब वो वाउचर स्पेसिफिकली वहां पर सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है कि सप्लाई किस चीज की है, क्या वो सप्लाई कोल्ड ड्रिंक की है, क्या वो सप्लाई बर्गर की है, क्या वो सप्लाई फ्रेंच फ्राइज की है, किस चीज की सप्लाई है, वो सप्लाई, वो तो हर चीज पर जनरली एप्लीकेबल हो रहा है। वहां पर सप्लाई में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये जो वाउचर है, जो 10% का मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ये किस पर मिलेगा, कितनी वैल्यू पर मिलेगा और किस चीज पर मिलेगा, ये भी नहीं पता। हो सकता है मैं बर्गर खरीदूं तो बर्गर पे मिलेगा, एक ही बार मिलेगा खाली, या तो मैं बर्गर खरीदूं, फ्रेंच फ्राइज खरीदूं, या सब कुछ खरीद लूं तो उस पर भी मिल जाएगा। यानी मैं कुछ भी खरीदूं, मुझे 10% का डिस्काउंट वहां पर दिया जाएगा। बट वो आइडेंटिफाइबल नहीं है कि वो सप्लाई किस चीज की है, वो सप्लाई किस चीज की है, बर्गर की है, फ्रेंच फ्राइज की है, कोल्ड ड्रिंक की है, आइसक्रीम की है, किस चीज की वो सप्लाई है, ये आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो वहां पर लॉ मेकर ने बोला कि डेट ऑफ रिडम्पशन, कहने का मतलब जब 2 महीने बाद मैं वहां पर खाना खाने गया, तो जब मैंने वो रिडीम करा वाउचर, तो उस दिन मान लिया जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई वही डेट है। मुझे पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर, पॉइंट ये वाला भी हमको क्लियर हो गया। सब सेक्शन नंबर 5 देखो, सब सेक्शन नहीं है, क्या सेक्शन है, एक सेकेंड, सेक्शन नंबर, राइट, सेक्शन नंबर 5 है, सब सेक्शन 5 नहीं है, सेक्शन नंबर 5 है। Where it is not possible to determine the time of supply under provision of subsection number 2, subsection number 3, subsection number 4, 2, 3, 4 जो ऊपर पढ़ के आए, वहां पर हमारे से निकल ही नहीं रही भाई, हमको पता ही नहीं चल रहा कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी, हमको पता नहीं चल रहा, वो अलग चीज है, मतलब लॉ में डिफाइन नहीं है कैसे निकाली जाएगी। द टाइम ऑफ सप्लाई शेल इन केस वेयर द periodic return has to be filed be the date on which such return is to be filed। अगर आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी है, तो जब आपने अपनी रिटर्न फाइल करी उसके अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा वही आपका क्या था,
टाइम ऑफ सप्लाई था। इन एनी अदर केस टू बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, जब आपने टैक्स पे करा तब मान लिया जाएगा वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है। सिक्स्थ है, सब सेक्शन नंबर 6 है, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंड इट रिलेट टू एन एडिशनल इन वैल्यू ऑफ द सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी और डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन अ वैल्यू। अब ये किस चीज़ के लिए, मान लीजिए हमने सेल करी 1 लाख रुपए की हमने, और सेल में एक टर्म होती है, क्या टर्म होती है कि अगर आप 30 डेज में पेमेंट नहीं करोगे तो आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा 10%, 20%, वटेवर जो भी रेट है आपसे इतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर आप जो है विद इन 30 डेज, हमको इनवॉइस रेज होने के 30 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ओके, मान लीजिए एक पार्टी आपको 2 महीने बाद पेमेंट करती है। वैसे देखो जनरली कोई मांगता नहीं है इंटरेस्ट, ये प्रैक्टिस नहीं होती मार्केट की, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में हो सकता है आपने मांग ली और आपको इंटरेस्ट मिल भी गया, ठीक है, क्योंकि पेमेंट डिले हुई है 60 डेज में हुई है, तो मान लीजिए आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर मिल भी जाता है, दूसरी पार्टी आपको इंटरेस्ट दे देती है। क्वेश्चन ये आता है वो जो इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपए की जो आपने सेल करी उस पर क्वेश्चन नहीं है, वो तो हम ऊपर सबसेक्शन 1 के अंदर पढ़कर आ गए कि भाई कब निकलेगी, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। वो जो इंटरेस्ट आपको मिला, वो इंटरेस्ट मिला कब आपको, पहली बार तो 2 महीने बाद मिला, क्योंकि पेमेंट ही जब 2 महीने बाद मिली है तो वो जो इंटरेस्ट है वो भी 2 महीने बाद ही मिला है। तो इन्होंने बोला है कि जब आपको वो पेमेंट मिले, अब वो चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे आपने लेट फी के रूप में चार्ज की हो, चाहे पेनल्टी के रूप में चार्ज की है, फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशनल वैल्यू। तो 2 महीने बाद जब मेरे को वो इंटरेस्ट मिल गया उस दिन मान लिया जाएगा कि ये क्या है, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट था। गुड्स के केस में हमने समझा कि गुड्स के केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकालनी होती है, सेक्शन नंबर 12 ऑफ CGST एक्ट। अभी आपको नोट से भी समझाऊंगा, ये वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अगर आपको लग रहा हो कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए गाइस अब डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 14। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो ब्लेजर वगैरह उतार के आया हूँ। सेक्शन नंबर 13 डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। लॉ में से नहीं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स में से आपको पढ़ाता हूँ, आपको अच्छे से समझ भी आएगा और चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। नोट्स के अंदर चलते हैं। ये गुड्स वाला हमने कवर कर लिया है, ये वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। सेक्शन नंबर 12 हमने ये बेयर एक्ट के अंदर से पढ़ा था, ये वाला पूरा पॉइंट देखिए, रिमूवल ऑफ गुड या फिर डिलीवरी अवेलेबल, और ये पूरा हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन नंबर 13 जो है ये हमको पढ़ना था, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर भी 2 केस होंगे, जैसे गुड्स के अंदर 2 केस थे, नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज के अंदर जो है इनवॉइस डेट और कंप्लीशन यानी सर्विस जब कंप्लीट हुई है वो डेट, इफ इनवॉइस नॉट इशू विद इन 30 डेज एज द केस मे बी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको इनवॉइस डेट कब लेनी है, जब इनवॉइस जो है इनवॉइस 30 डेज में इशू हो गया है, इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज के अंदर कितने, यानी जब सर्विस कंप्लीट हुई, सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो चुका है, तब तो आपको इनवॉइस डेट लेनी है। लेकिन अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ विद इन 30 डेज, इफ इनवॉइस नॉट इशूड विद इन 30 डेज, तो आपको कंप्लीशन डेट लेनी है, मतलब जब आपने सर्विस जो है प्रोवाइड कर दी है। तो इन दोनों में से कोई एक ही डेट आएगी। यहां पर ये ऑप्शन नहीं है कि विच एवर इज अर्लीस्ट या विच एवर इज लेटर। यहां पर आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा केस आपके ऊपर एप्लीकेबल है या आपके क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इन दोनों में से आपका एक सेलेक्ट होकर के आ जाएगा, या तो इनवॉइस डेट आ जाएगी या कंप्लीशन की डेट आ जाएगी, एज द केस में भी। देखो यहां लिखा भी हुआ है, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या फिर इसका कंपेयर, जो भी इन दोनों का रिजल्ट आया उसको आपको पेमेंट की डेट से कंपेयर करना है। पेमेंट डेट आएगी यहां पर, दोनों में से जो भी अर्लियर है वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा सर्विसेज के केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन एक छोटी सी चीज समझो, पेमेंट की बात यहां पर आ रही है, लेकिन गुड्स के अंदर जो पेमेंट है, उसको इग्नोर करना है। मैंने आपको बता दिया था कि भाई इन केस ऑफ गुड्स, देखो नोट दिया हुआ है क्लियरली कि इन केस ऑफ गुड्स पेमेंट को इग्नोर करना है, मींस एडवांस टैक्स पेमेंट ऑफ गुड्स पर टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑन विच एवर इज रिक्वायर्ड देखना है। कहने का मतलब
अगर मेरे को मैं गुड्स बेचता हूं और उस केस में मेरे को एडवांस मिला है, तो पेमेंट मुझे एडवांस में मिली है, लेकिन पेमेंट वाला फैक्टर मुझे गुड्स में नहीं चेक करना होता। इसीलिए एडवांस पेमेंट अगर गुड्स की मिली है तो आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं आती, आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनता है। लेकिन एडवांस पेमेंट अगर सर्विसेज की आपको मिली है तो सर्विसेज में तो आपको यहां पर देखना पड़ता है। तो उस केस में एडवांस पेमेंट ऑफ सर्विस अगर है, सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, आपको एडवांस मिला है, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना ही करना पड़ेगा। बोलिए बात क्लियर हुई जी। अब सर्विसेज के केस में देखते हैं दूसरा पॉइंट, आरसीएम से रिलेटेड, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड। सो पेमेंट, रिवर्स चार्ज में आपको देखना है पेमेंट डेट और 61st डे ऑफ द इनवॉइस, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर है। गुड्स के केस में हमने पढ़ा था रिसीट ऑफ गुड्स, पेमेंट डेट या फिर 31st डेट फ्रॉम द इनवॉइस, इन तीनों में से जो भी अर्लियर था। देखो ये चीज हमने जो है लॉ में से पढ़ी थी, कितनी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, यहां पर बहुत सिंपल है। आरसीएम का केस है रिसीट ऑफ गुड्स, पेमेंट है 31st डेज। यहाँ पे आरसीएम, ये सर्विसेज वाला केस है, ये सर्विस वाला केस है, ये गुड्स वाला केस था। तो सर्विस वाले केस में पेमेंट डेट और 61 डेज फ्रॉम द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। एसोसिएट एंटरप्राइज से अगर आप गुड्स जो है वो परचेस कर रहे हो, और जो एसोसिएट एंटरप्राइज है इंडिया से बाहर है, उससे आप अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करना होता है। यहाँ पर पेमेंट डेट या फिर जब आपने अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करी है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर है उस डेट को माना जाएगा। वाउचर वाला मैंने आपको बता दिया था, वाउचर वाला जो गुड्स के अंदर है वही सर्विस के अंदर है, दोनों के अंदर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वाउचर का आपको यहाँ पर एक ही मिलेगा। अगर वो वाउचर आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू, आइडेंटिफाई है कि आपको खाली फ्रेंच फ्राइज के ऊपर ही 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो उस केस में तो डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस मान लिया जाएगा, इश्यूएंस ऑफ वाउचर। एनी अदर केस अगर है तो वहां पर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जब वो रिडीम होगा तब वो डेट मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा वाउचर से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ये होता है सेक्शन नंबर हमारा 14, ये होता है हमारा सेक्शन नंबर 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, हमारा सेक्शन 14 होता है। सेक्शन 12 हमारा होता है गुड्स के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलती है। 13 जो होता है वो हमारा सर्विस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई जो निकलती है। एंड हमारा सेक्शन नंबर 14 होता है सीजीएसटी एक्ट का, जहां पर रेट चेंज जो होता है, चेंज इन रेट, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो यहां पर आपको 3 डेट ध्यान रखनी होती है। चेंज इन रेट का मतलब क्या होगा सर, मान लीजिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई, जो मैंने आपको पहले अर्लियर अपने सेशन में, आज के स्टार्टिंग के सेशन में बताया था ना कि रेट चेंज हो गया। जैसे मोबाइल फोन का अगर 31 अगस्त पड़ती है तो रेट मेरा 12% है, लेकिन अगर वहीं मेरा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 1 सितंबर पड़ता है तो 1 सितंबर से नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो गई है, वहां से रेट 18% हो जाएगा। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको, वो यहां से पता चलेगा। आपको 3 चीजें नोट करनी है। कौन कौन सी? डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स आपने कब सप्लाई करी, यहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों के लिए ही सेम चीज एप्लीकेबल होती है। तो गुड्स या सर्विस आपने सप्लाई कब करी है, पहली आपको वो चीज देखनी है। दूसरी इनवॉइस की डेट देखनी है। तीसरी देखनी है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जब आपको पेमेंट मिली। दूसरा इनवॉइस की डेट, और तीसरा सप्लाई आपने कब करी। तीनों में से 2 इवेंट जहां पर फॉल हो गए, वेयर, ध्यान से पढ़ो, वेयर एनी 2 इवेंट फॉल। आप लॉ पढ़ोगे ना आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाओगे इस वाले टॉपिक के अंदर। जब सेक्शन 14, इसीलिए मैं आपको बेयर एक्ट से नहीं पढ़ा रहा, वहां से आप पढ़ोगे आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। यहां पर आपको सिंपली आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा और बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। भाई 3 डेट देख लो, 3 डेट देख लो। सप्लाई ऑफ गुड्स आपने कब करी है, उसका इनवॉइस कब इशू हुआ है, और रिसीट ऑफ पेमेंट आपको कब मिली है। इन तीनों इवेंट में से, ये 3 इवेंट है, ये 3 डेट है, ये 3 डेट में से 2 डेट जहां पर फॉल होगी। 2 डेट का मतलब सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये आगे जो है ये सितंबर है, सितंबर हो गया। सितंबर से रेट हमारा कितना हो चुका है, उसके ऊपर 18% हो चुका है। लेकिन अगस्त के अंदर उसके ऊपर रेट कितना था, 12% रेट था। ठीक है, अगर 31 अगस्त तक अगर हमारी वो टाइम ऑफ सप्लाई अगस्त के अंदर फॉल होता है तो 12% रेट लगेगा, सितंबर के अंदर फॉल होता है तो 18% रेट लगेगा। मान लीजिए सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो 25 अगस्त को वो थी, इनवॉइस भी हमारा 25 अगस्त को इशू हो गया था, लेकिन रिसीट ऑफ पेमेंट जो हुई है वो 5 सितंबर को हुई है। तो इन तीनों में से जहां पर भी 2 इवेंट फॉल हो रहे हैं, तो यानी ये वाले जो 2 इवेंट है, ये 2 इवेंट अगस्त के अंदर फॉल हो रहे हैं, तो 2 इवेंट यहां पर आ गए, 1 इवेंट यहां पर आ गया। तो बड़ा कौन सा ये, तो अगस्त के अंदर, यानी 12% के रेट से आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट कैसे निकाला जाएगा, रेट टैक्स का रेट चेंज होंगे ना 12% से 18%, लेकिन वहीं पर मान लो
वहीं पे मान लो जो सप्लाई है, मान ली 25 अगस्त को हमने ये करा और जो हमारी सप्लाई की डेट है वो हमारी 2 सितंबर है, वो हमारी 2 सितंबर है। बताइए अब अगर 2 सितंबर को हमारी सप्लाई की डेट है तो हमारा रेट ऑफ टैक्स क्या लगाया जाएगा, रेट ऑफ टैक्स क्या लगाया जाएगा। देखिए सितंबर के अंदर 2 इवेंट आ गए, 2 इवेंट सितंबर के अंदर आ गए और 1 इवेंट हमारा अगस्त के अंदर आया, तो हमारा रेट लगेगा वो जहां पर ज़्यादा इवेंट्स होंगे वहां लगेगा, यानी 18% का रेट लगाया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ये हमारा था गाइस, जब चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है तब हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस रेट से टैक्स लगाया जाए, तब हमको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ता है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि करेक्ट रेट जो है वो क्या होगा टैक्स का। नोट 1 देखिए, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई अगर होती है तो उस केस में इनवॉइस की डेट इज इक्वल टू एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट या फिर एज पर कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हर महीने की 5 तारीख को आपको पेमेंट हो जाएगी, तो वो 5 तारीख हर महीने की क्या मान ली जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई आपकी मान ली जाएगी। ये सिंपल था। एडवांस पेमेंट अप टू 1000 ये हमने पढ़ लिया था, तो ऑप्शन टू इंक्लूड द एक्सेस अमाउंट इन सब्सिक्वेंट इनवॉइस, तो जब दूसरा इनवॉइस होगा उसमें आप उसको एडजस्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट है पेमेंट इन बुक और क्रेडिट इन बैंक, क्रेडिट इन बैंक ये हमने काफ़ी बार पढ़ा था, विच एवर इज अर्लियर। नोट नंबर 4 है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जब आपको वो इंटरेस्ट लेट फी मिली है तब जो है उसके ऊपर वो चार्ज कर लिया जाएगा। ये गाइज हमारा कंसेप्ट था टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14 ऑफ CGST एक्ट 2017। ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको नीचे से मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेना। बेयर एक्ट भी आपको नीचे से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। गाइज ये था आज के सेशन में। होप सो यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।